हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत करते हैं इलेक्ट्रिकल आई में। जैसा कि इलेक्ट्रिकल आई में वॉल्यूम 2 का महामैराथन अलग से चल रहा है, तो वॉल्यूम 2 में अभी जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बाइपोलर जो कि ट्रांजिस्टर है उसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो बाइपोलर ट्रांजिस्टर जो कि बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में आता है, तो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का जो कि चैप्टर नंबर 3 है जो कि पढ़ चुके हैं। और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का जो कि पहला चैप्टर सेमीकंडक्टर फिजिक्स था उसको हो गया, सेमीकंडक्टर डायोड हो गया, और बाइपोलर ट्रांजिस्टर जो कि अभी हम लोग पढ़ रहे हैं ये है। उसके बाद जो कि कंट्रोल सिस्टम चल रहा है महामैराथन में। उसके बाद जो है सो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स चल रहा है। तो इसी तरह से जो भी है क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। और आपका जो कि कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट दिया रहता है वो कॉन्सेप्ट को थियोरी को सोल्यूशन करके उसको जो कि रिवीजन करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर जो कि अभी जो भी एग्जाम है वो थियोरी बेसिस क्वेश्चन ज्यादा दे रहा है। तो थियोरी को क्लियर करके उसको कंफर्म कर रहे हैं। तो आप सब रेगुलर जुड़े रहिए महामैराथन, जो कि ज्ञान और मोक्ष की धरती गया से आप सभी का अभिनंदन करते हैं। न्यू स्टूडेंट होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, कम से कम इतना मेहनत करते हैं इसके लिए। तो आप सब जुड़े रहिए। और महामैराथन एग्जाम तक जो कि अभी चल रहा है, बहुत पहले से जो कि महामैराथन चल रहा है, अब जो चलेगा 23 जो कि नवंबर तक ही चलेगा। तो आप सब रेगुलर 23 नवंबर तक जुड़े रहें। और अपने जो भी तैयारी नहीं किए हैं, वॉल्यूम 2 का जो भी हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, कंट्रोल सिस्टम हो गया, और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, और माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर, जितना भी ये सब टॉपिक है जो दिक्कत होता है न्यू स्टूडेंट का, वो सारा लोग है जो कि तैयारी कीजिए और अपने थियोरी को रिवीजन कीजिए। इसके साथ साथ तो हम लोग ज़्यादातर जो कि क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते ही हैं, लेकिन थियोरी का सॉल्यूशन ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो आप सब जुड़े रहिए और अपने तैयारी को करिए। और अभी बार्क जो है बार्क और पीजीसीआईएल का एग्जाम जो कि है लगभग 22 और 24 को दिया गया है। 22 और 24 को दिया गया है नवंबर को। तो इस आसपास में ही है, तो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। तो रेगुलर जुड़े रहिए, अपने तैयारी को कीजिए। तो चलिए आज का जो भी क्वेश्चन है जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स से है, तो उसको शुरू करते हैं। ये जो कि दो टॉपिक है इसको छोटा कर देते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। तो आप सब जुड़े रहिएगा और अच्छे से तैयारी कीजिएगा। न्यू स्टूडेंट है तो आप सबसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो आप तक, जो भी फॉर्म आता है उसका भी जो कि वीडियो अपलोड नोटिफिकेशन दिया जाता है। एग्जाम डेट आता है, एडमिट कार्ड आता है, तो सारा का नोटिफिकेशन दिया जाता है इलेक्ट्रिकल आई पर। तो आप सब जुड़ जाइए और ये सारा जो कि नोटिफिकेशन सारा पा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन, जो कि 1 नंबर क्वेश्चन में है। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि कॉमन बेस कनेक्शन है ट्रांजिस्टर का। ट्रांजिस्टर का कॉमन बेस कनेक्शन है। तो आई बी बराबर दिया गया है 0.04 मिली एम्पियर दिया गया है। कलेक्टर करंट इतना दिया गया। तो अल्फा का मान पूछ रहा है कि अल्फा क्या होगा, जो कि कॉमन कलेक्टर का गेन होता है उसका मान पूछ रहा है। तो अल्फा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो यहाँ पर देखिएगा जो कि अल्फा पूछ रहा है, तो अल्फा का फॉर्मूला जो होता है कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन इसको बोलते हैं। अल्फा को कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। तो इसका फॉर्मूला जो होता है आई सी अपॉन आई होता है। अल्फा का क्या फॉर्मूला होता है, आई सी अपॉन आई होता है। आई सी अपॉन जो कि आई होता है, यहाँ पे देखिएगा। तो इसका जो कि फॉर्मूला को निकालने के लिए पहले हम लोग को जो दिया गया है वो जो है कि आई बी दिया गया है और आई सी दिया गया है। हम लोग को आई निकालना है। तो देखिएगा फार्मूला जो कि दिया गया है कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन से, आई बराबर जो फार्मूला होता है आई बराबर आई बी प्लस आई सी होता है। आई बराबर आई बी प्लस आई सी होता है, जो कि कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, जैसे कि ट्रांजिस्टर यहाँ पे बनाते हैं इस तरह से होता है। ये जो होता है इमीटर हो जाता है, यहाँ पर बेस हो जाता है, यहाँ पे जो होता है बेस होता है, यहाँ पे जो कि कलेक्टर होता है, यहाँ इमीटर होता है। तो जो कि इमीटर का इसका जो इनपुट करंट जो होगा, इनपुट करंट निकालने के लिए हम लोग को फार्मूला लगाने के लिए क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ पे आई बराबर जो हो जाएगा, छोटा करते हैं इसको और थियोरी को क्लियर करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा जो कि आई बराबर जो आई बी प्लस आई सी हो जाएगा। जो इनपुट करंट दे रहे हैं तो कलेक्टर करंट और बेस करंट में जो होगा उसके बराबर जो हो जाएगा आई का मान हो जाएगा। तो आई बराबर जो कि दिया गया है, आई बराबर जो हो जाएगा आई बी प्लस आई सी। तो दोनों को जोड़ करके जो होता है 1 मिली एम्पियर आ जाता है। तो यहाँ पर अल्फा का मान निकाल देंगे आई सी अपॉन आई। तो आई सी का मान 0.96 दिया गया था और बटा 1 हो गया, तो मैंने अल्फा का मान 0.96 हो गया। यहाँ पर अल्फा का एक और फार्मूला होता है, उसको रिवीजन करने की कोशिश करेंगे। अल्फा बराबर होता है बीटा अपॉन 1 प्लस जो कि होता है अल्फा बराबर जो होता है, अल्फा कम होता है तो बीटा अपॉन 1 माइनस बीटा हो जाएगा इस तरह से।
नहीं, 1 प्लस बीटा होता है। अल्फा का मान जो होता है कि 1 प्लस बीटा होता है, इस तरह से जो कि फॉर्मूला होता है अल्फा का मान। तो ये गेन का फॉर्मूला है। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर, जो कि इसका आंसर जो हो जाएगा 0.96, जो कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर कहाँ कहाँ पूछा है, यहाँ पे दिया गया है। आगे क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि द कैपेसिटर ऑफ द कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है। कॉमन इमीटर एम्पलीफायर अपीयर करता है, तो कैपेसिटर क्यों अपीयर करते हैं कॉमन इमीटर एम्पलीफायर में। तो डी ऑप्शन सही होगा, जो कि शॉर्ट टू एसी, एसी को शॉर्ट करने के लिए हमको क्या यूज करते हैं, जो कि कैपेसिटर का यूज करते हैं। तो यहाँ पे थ्योरी हम लोग पढ़ेंगे, ज़्यादा थ्योरी क्लियर होगा, उसके बाद ये पढ़ेंगे द कैपेसिटर ऑफ दिस कॉमन एमिटर एम्पलीफायर अपीयर करता है टू बी शॉर्ट द एसी, शॉर्ट टू एसी, एसी को क्या करता है, शॉर्ट कर देता है, मतलब प्रवाहित कर देता है। कैपेसिटर विल बी ओनली पास द एसी सिग्नल, कैपेसिटर जो होता है कि एसी सिग्नल को पास करता है, और डीसी को क्या करता है, जो कि ब्लॉक कर देता है, डीसी को ब्लॉक कर देता है। DC component, the capacitor is effectively and the open circuit component and the basic DC biasing। अगर बीसी डीसी जाता है तो शॉर्ट सर्किट हो जाता है, और एसी जाता है तो शॉर्ट की तरह काम करता है। डीसी जाता है तो ओपन सर्किट की तरह काम करता है, और एसी जाता है तो शॉर्ट सर्किट की तरह काम करता है, और जो कि करंट का कंडक्शन हो जाता है। तो कॉमन इमीटर का फिगर जैसे कि इस तरह से अगर ट्रांजिस्टर बनाते हैं, तो यहाँ पर कॉमन इमीटर, यहाँ इमीटर हो जाएगा, यहाँ पे जो हो जाएगा बेस हो जाएगा, और यहाँ पे जो हो जाएगा कलेक्टर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो कि जो हो जाएगा आई बी बराबर जो होगा आई प्लस आई सी हो जाएगा, यहाँ पे अगर ऐसे निकालेंगे तो यहाँ पर हम लोग को जो कि कैपेसिटर लगाते हैं आउटपुट में, जो कि आउटपुट में लगाते हैं कैपेसिटर का मान, जो कि एसी सिग्नल को क्या करता है, पास कर देता है, और डीसी सिग्नल को क्या करता है, ब्लॉक कर देता है। तो इसलिए यूज करते हैं, जो शॉर्ट कर देता है एसी सिग्नल को। तो कैपेसिटर ऑफ कॉमन एम्पलीफायर में जो लगाते हैं, किस लिए, वो जो एसी को शॉर्ट करने के लिए लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है कि कह रहा है विच अमॉन्ग ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट द अर्लियर इफेक्ट ऑफ बीजेटी। बीजेटी का अर्लियर इफेक्ट क्या होता है, उसके बारे में पढ़ना है। तो यहाँ पे देखिए लिखा गया है विच अमॉन्ग ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट द अर्लियर इफेक्ट ऑफ बीजेटी। बीजेटी का इफेक्ट का अर्लियर बहुत जल्दी कौन बताता है। फॉलोइंग इंडिकेट द अर्लियर इफेक्ट ऑफ ईजेटी, ईजेटी का इफेक्ट को कौन बताता है। तो सी ऑप्शन है, जो कि बेस नैरोइंग, नैरोइंग कहते हैं इसको, बेस नैरोइंग इंडिकेट करता है किसको, अर्लियर इफेक्ट दिखाता है। तो देखिए थ्योरी में पढ़िए, क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है, थ्योरी को पढ़िए उसके बाद समझिए क्या बोल रहा है कि इन द मेटलर्जिकल वेस विथ इज द डब्ल्यू बी होता है विथ, देन द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल यूजिंग द डब्ल्यू ई बराबर डब्ल्यू बी माइनस डब्ल्यू होता है, जो कि इलेक्ट्रिकल बेस बीथ होता है। बेस का चौड़ाई जैसे कि देखिएगा ये इस तरह से होता है। तो यहाँ पे जो होता है बेस, जो कि चौड़ाई होता है, यहाँ पे बेस होता है, तो इसका चौड़ाई के बारे में बात कर रहा है कि किस तरह से इसको मैनेज करते हैं। तो यहाँ पे देखिए डब्ल्यू ई बराबर जो होता है डब्ल्यू बी माइनस डब्ल्यू होता है। टोटल विड्थ जो डब्ल्यू है, डब्ल्यू में से डब्ल्यू बी को क्या कहते हैं, डब्ल्यू बेस में से डब्ल्यू को घटा देते हैं, तो इमीटर का विड्थ आ जाता है। तो ये कहने का मतलब ये कह रहा था कि जो कि इमीटर का विड्थ कितना होगा और बेस का विड्थ कितना होगा। तो बेस का विड्थ सबसे ज़्यादा होता है, इमीटर का जो होता है कि टोटल विड्थ में से घटा करके इसको निकालते हैं। तो यहाँ पर दिस मॉड्यूलेशन ऑफ द इफेक्ट बेस्ड ऑन द विड्थ ऑफ द कलेक्टर नोन एज द अर्लियर इफेक्ट और द बेस विड्थ मॉड्यूलेशन कहते हैं इसको। सी ऑप्शन सही, बेस नैरोइंग कहते हैं इसको। इसमें पूछ रहा था मेटलर्जिकल डब्ल्यू बी होता है, मेटलर्जिकल जो होता है, देन द इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिकल जो डब्ल्यू बराबर डब्ल्यू बी माइनस डब्ल्यू होता है। दिस इज द मॉड्यूलेशन इफेक्ट बेस द कलेक्टर इज नोन एज द अर्लियर इफेक्ट कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर में 4 में। देखिएगा डिप्लोमा एनएससीएल में पूछा है, एनएससीएल में पूछा है। तो यहाँ पे जो पूछ रहा है कि इंपॉर्टेंट बेस बाइसिंग ऑफ द ट्रांजिस्टर सर्किट इज लीड टू, बाइसिंग क्यों किया जाता है, इंपॉर्टेंट बाइसिंग किस तरह से होता है। तो डी ऑप्शन देखिए यहाँ पर क्या है, डायरेक्शन ऑफ इन आउटपुट सिग्नल, आउटपुट सिग्नल के डायरेक्शन को अति करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बाइसिंग करते हैं। बाइसिंग कहने का मतलब कि बाइसिंग एक होता है कि देखिए यहाँ पे बाइसिंग इस तरह से अगर करते हैं
दो तरह के होता है। तो यहाँ पे अगर बाइसिंग करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ से अगर पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ जोड़ देते हैं, इमीटर बेस होता है, कलेक्टर होता है, तो इधर ये पॉजिटिव हो जाता है, निगेटिव हो जाता है। तो इस तरह से बाइसिंग करते हैं वोल्टेज को दे करके, बाइसिंग यही होता है। तो कह रहा है जो कि बाइसिंग क्यों करते हैं, इम्प्रॉपर बाइसिंग ऑफ ट्रांजिस्टर सर्किट लीड क्यों लीड करते हैं, जो कि बाइसिंग क्यों करते हैं, तो ये करता है डिस्टॉर्शन को आउटपुट सिग्नल में से हटा देता है, डिस्टॉर्शन को हटा देता है बाइसिंग के लिए। कह रहा थ्योरी व्हेन द ऑपरेटिंग पॉइंट ऑफ द essentially in the entire region where the output characteristics are the linear and uniform spatial, देकर वेरिएशन इन द इनपुट सिग्नल वेरिएशन करता है बेस करंट में, बिल प्रोड्यूस्ड ए प्रोपोर्शनल चेंज इन द आउटपुट में भी चेंज करता है। इन ए गुड सर्किट डिजाइन इट इज नेसेसरी टू वंस द ऑपरेट इन द इसेंशियल, इसके बाद इट पोजिशन शुड बी नॉट अप्रोप्रियल चेंज नहीं करता। इफ इट इज शिफ्टेड टू द पोजिशन द सेचुरेशन लाइन टू द पोजिशन नियर द कट ऑफ रीजन आउटपुट कैरेक्टर सिग्नल, इस तरह से कह रहा है। कहने का मतलब इतना ही था कि जो कि प्रॉपर वाइसिंग क्यों करते हैं, तो आउटपुट में जो डिस्टॉर्शन होता है उसको रिड्यूस करने के लिए यूज करते हैं। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 में, क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन पढ़िएगा। कह रहा है कि व्हाट हैपन इफ द वोल्टेज अबव द 0.7 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस द बेस में जो कि 0.7 वोल्ट से ज़्यादा अप्लाइड कर देंगे एंड द इमीटर ऑफ द पीएनपी ट्रांजिस्टर। पहले तो पीएनपी ट्रांजिस्टर को बनाते हैं और देखते हैं कि क्या होता है इसमें। इस तरह से होता है, पी होता है, एनपी होता है, पी होता है, एन होता है और यहाँ पे पी होता है। इस तरह से अगर ट्रांजिस्टर को करते हैं, इसको कह रहा है कि अगर बेस करंट कहने का मतलब कि अगर यहाँ से बेस आई बी बेस करंट को 0.7 से अगर ज़्यादा कर देते हैं तो अप्लाइड अक्रॉस द बेस एंड इमीटर, बेस जो होता है ये इमीटर हो गया, फॉरवर्ड वाइज में होता है, रिवर्स में होता है। तो 0.7 वोल्ट से अगर अधिक वोल्टेज दे देंगे देन द एनपीएन ट्रांजिस्टर, तो क्या होगा इसके बारे में बोल रहा है कि क्या होगा अगर इस तरह का केस आएगा। तो यहाँ पे देखिए बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कह रहा है कि स्मॉल करंट विल बी फ्लो बिटवीन द टू टर्मिनल से क्या होगा कि स्मॉल करंट फ्लो होने लगेगा, दोनों टर्मिनल से क्या होता है करंट फ्लो करने लगेगा। 0.7 होता है कि सिलिकॉन का क्या होता है सेचुरेशन करंट होता है कि 0.7 होने के बाद ही कंडक्शन की ओर जाता है, तो 0.7 तो होता ही है। तो 0.7 से ऊपर जाएगा तो स्मॉल करंट फ्लो करने लगेगा जो कि इनपुट से इमीटर से लेकर कनेक्टर की होता है। देखिए पीजीसीएल में इसी तरह क्वेश्चन पूछा है NR3 में, जो कि 2021 में पूछा है। तो सॉल्यूशन क्या कह रहा है, इफ द वोल्टेज ऑफ द एबव 0.7 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस द बेस एंड इमीटर एनपीएन ट्रांजिस्टर द ट्रांजिस्टर ऑफ द स्मॉल करंट विल फ्लो बिटवीन द टू टर्मिनल से क्या होगा छोटा सा करंट फ्लो करने लगेगा। यहाँ पे पीएनपी बनाइए या एनपीएन बनाइए, एनपीएन में होता है एन ज़्यादा होता है जो कि इलेक्ट्रॉन का मात्रा मेजोरिटी होता है, पी में हॉल का जो कि मेजोरिटी ज़्यादा होता है, निगेटिव पॉजिटिव होता है। तो इसी तरह से चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है द इनपुट इम्पिडेंस ऑफ द ट्रांजिस्टर कनेक्टेड, इनपुट इम्पिडेंस ऑफ द ट्रांजिस्टर कनेक्टेड इन अरेंज इन द हाई, जो इम्पिडेंस सबसे ज़्यादा किसका होता है ये कह रहा है। तो देखिए थ्योरी में सारा यहाँ पे रिवीजन हो जाएगा, आप लोग रेगुलर बने रहिएगा। देखिए पीजीसीएल में ऐसा 2 में ये भी पूछा है, पीजीसीएल में बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछता है, तो इसको सॉल्व करिए और देखिए। कह रहा है कि 6 में ए ऑप्शन सही हो जाएगा, जो कि कॉमन कलेक्टर में, कॉमन कलेक्टर जो होता है कॉमन कलेक्टर कहने का मतलब ये ट्रांजिस्टर है, यहाँ पे इमीटर हो जाएगा, यहाँ पे जो कि कलेक्टर हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा इस तरह से। तो कह रहा है कि अगर कॉमन इमीटर का यूज करेंगे तो इसका इनपुट इम्पिडेंस क्या होता है ज़्यादा हो जाता है। कनेक्टेड द, ये कह रहा है कि कलेक्टर अरेंजमेंट इज द हाईएस्ट, जो कि कॉमन कलेक्टर जो होता है उसका इनपुट इम्पिडेंस क्या होता है हाई होता है। तो देखिए टोटल का रिवीजन करेंगे यहाँ पे। इनपुट रेजिस्टेंस जो होता है कॉमन बेस, कॉमन इमीटर, कॉमन कलेक्टर, बस इसी तरह से अरेंजमेंट में याद रखिए, कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर, कॉमन इमीटर और कॉमन कलेक्टर। इनपुट रेजिस्टेंस वेरी लो होता है
एमीटर में थोड़ा-सा होता है मीडियम में, और कॉमन कलेक्टर में सबसे ज़्यादा होता है रेजिस्टेंस, इनपुट रेजिस्टेंस। मतलब कहने का मतलब कि ये जो ट्रांजिस्टर है, इसमें जो होता है अगर कॉमन बेस को अगर लेंगे तो इनपुट रेजिस्टेंस जो होता है आर का मान जो होता है लगभग बहुत कम होता है। आर का मान जो होता है बहुत कम होता है। और अगर इसी तरह से अगर हम लोग यूज़ करेंगे कॉमन कलेक्टर तो लो हो जाता है, मतलब कि बेस से थोड़ा-सा ज़्यादा इनपुट रेजिस्टेंस होता है। इनपुट रेजिस्टेंस कहने का मतलब कि यहाँ पर अगर ये है, अगर यहाँ पे कॉमन इमीटर को यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे जो होता है रेजिस्टेंस थोड़ा-सा, रेजिस्टेंस का मान बढ़ता है। उसके बाद अगर कॉमन कलेक्टर का मान करें, अगर कॉमन कलेक्टर हो तो यहाँ पे जो बेस करंट होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, सुपर होगा, ज़्यादा से ज़्यादा इनपुट रेजिस्टेंस होगा। ये कह रहा था। इसी तरह फेज डिफरेंस कितना होता है, तो कॉमन बेस में 0 डिग्री होता है फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस कहने का मतलब कि जैसे ये दिया गया है, इस तरह से दिया गया है तो इसका फेज डिफरेंस कितना होगा। जैसे ये दिया गया है इनपुट, इनपुट दिया गया है तो यहाँ पे अगर आउटपुट निकालने की बात करें तो जितना भी यहाँ से शुरू हो रहा है तो ये भी आउटपुट जो होगा कॉमन बेस में 0 उतना ही हो, जैसे होगा वैसा ही आ जाएगा। और जैसे कॉमन इमीटर में कहें तो 180 डिग्री फेज शिफ्टिंग, जैसे कि यहाँ से लास्ट हो रहा है तो फिर यहाँ से शुरू होगा, मतलब कि यहीं से शुरू होगा। और जैसे इसको कहने का मतलब इस तरह से करेंगे, यहाँ पे अगर कॉमन इमीटर में बात करें तो इस तरह से होगा। तो 180 डिग्री जैसे कि पूरी तरह से रिप्लेस हो जाता है इस तरह से। और कॉमन बेस में भी 0 होता है, लगभग जैसा होता है वैसे ही हो जाता है। आगे चलते हैं, यहाँ पे अगर बात करें तो आउटपुट रेजिस्टेंस क्या होता है, तो आउटपुट रेजिस्टेंस कॉमन बेस में बहुत ज़्यादा होता है। और आउटपुट रेजिस्टेंस मतलब कि कलेक्टर के केस में, कलेक्टर इधर रहता है आउटपुट में, तो इसमें क्या होता है रेजिस्टेंस का मान बहुत ज़्यादा होता है। और एक कॉमन इमीटर में जो कि कॉमन इमीटर होता है उसमें रेजिस्टेंस मीडियम में होता है। और जो कि इसमें आउटपुट में जो होता है कॉमन, जो कि कलेक्टर में बहुत लो होता है आउटपुट रेजिस्टेंस। आउटपुट रेजिस्टेंस क्या होता है, बहुत कम होता है। इसी तरह आउटपुट रेजिस्टेंस बात कर लिए, करंट गेन होता है कि करंट गेन जो कि कॉमन बेस का जो कि 1 से कम होता है, 1 से कम होता है करंट गेन। और क्या है करंट गेन, और कॉमन इमीटर का जो होता है, कॉमन इमीटर की बात करें, कॉमन इमीटर का जो कि होता है, जो कि सबसे ज़्यादा होता है, क्या होता है करंट गेन हाई होता है। और कॉमन कलेक्टर का जो होता है सबसे ज़्यादा हाई होता है करंट गेन। वोल्टेज की गेन की बात करें तो हाई होता है कॉमन बेस का, इसमें कॉमन इमीटर का भी हाई होता है, लेकिन जो कि वोल्टेज गेन सबसे कम होता है जो कि कॉमन कलेक्टर का होता है। तो ये बहुत वीवीआई है जो कि हमेशा इसमें से पूछते रहता है, जो देख रहे हैं कि पीजीएस लेसर 2 में पूछा गया है इस तरह का क्वेश्चन। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि इन द कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन, कलेक्टर क्या है, कॉमन है, बस सीधा एक फिगर बना दें, कलेक्टर यहाँ पे कॉमन है। कह रहा है कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन ट्रांजिस्टर द वोल्टेज गेन क्या हो जाएगा, तो वोल्टेज गेन लो होता है, करंट गेन हाई होता है, करंट गेन का हाई होता है तो वोल्टेज गेन कम होता है, तो लगभग क्या होगा लेस देन यूनिटी, 1 से कम होता है। 1 से कम होता है इसका क्या होता है वोल्टेज गेन। तो यहाँ पे देखिए कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन आल्सो नोन एज द इमीटर फ्लोवर कहा जाता है इसको। देखिए यहाँ पर एक और टॉपिक है कि जो कि कॉमन कलेक्टर होता है उसको क्या कहा जाता है, इमीटर फ्लोवर कहा जाता है। इमीटर फ्लोवर कहने का मतलब कि कलेक्टर कॉमन है तो इनपुट जो होता है जो कि फ्लोवर हो जाता है क्या, इमीटर यहाँ पे रहता है और यहाँ पे बेस ले लेंगे, तो ऐसे नहीं होता है। कॉमन कलेक्टर होगा यहाँ बेस को ले लेंगे, इधर इमीटर हो जाता है, तो इमीटर फ्लोवर इसी तरह से कहते हैं इसको। तो कॉमन कलेक्टर को इमीटर फ्लोवर भी कहते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में, और कह रहा है दीज आर यूज टू इम्पीडेंस मैचिंग। कॉमन कलेक्टर का कहाँ यूज किया जाता है, तो इम्पीडेंस मैचिंग में यूज किया जाता है, इम्पीडेंस मैचिंग। 8 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन एच एफ ई पावर फैक्टर बीजेटी क्या होगा, तो डी कह रहा है इट डिपेंडेंट ऑफ द कॉमन कलेक्टर। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का जो ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन आ रहा था, डी जो कि डिपेंडेंट ऑन द कलेक्टर करंट पर डिपेंड करता है क्या, तो कॉमन इमीटर करंट जो होता है एच एफ ई जो होता है बीजेटी का,
कॉमन इमीटर करंट जो होता है वो किस पर डिपेंड करता है? डिपेंड ऑन द कलेक्टर करंट पर डिपेंड करता है। कॉमन इमीटर है तो किस पर डिपेंड करेगा? तो हमेशा कॉमन कलेक्टर जो कि कलेक्टर पर जो करंट जाएगा उस पर डिपेंड करता है। यूपीपीसीएल में पूछा गया है, देखिए सॉल्यूशन में क्या कह रहा है। कॉमन इमीटर डीसी गेन बेस टू द कलेक्टर करंट इज एच ए पी। बेस टू द कलेक्टर करंट गेन जो है एच एफ ई है कैलकुलेटेड बाय एच एफ ई जो हो जाएगा कलेक्टर बटा बेस हो जाएगा, क्योंकि मीटर कॉमन है तो गेन क्या हो जाएगा? करेंट कलेक्टर बटा बेस हो जाएगा, तो वी सी ई इज द कांस्टेंट हो जाएगा। वी सी ई जो कि हो जाएगा कांस्टेंट। कहने का मतलब वी सी ई का कहने का मतलब ये हो जाएगा, वी सी ई का कहने का मतलब हो गया वी क्या है सी ई कहाँ से हो जाएगा? तो कॉमन इमीटर है, ये बेस हो जाएगा, कलेक्टर हो जाएगा। तो वी और सी और ई का मतलब कि टोटल वोल्टेज, ये वाला वोल्टेज जो कह रहा है ये क्या हो जाएगा? वोल्टेज कांस्टेंट हो जाएगा इसके केस में। तो विच इज द कलेक्टर करंट आईसी एंड बेस करंट, इस तरह से हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। इन ए कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन कह रहा है द करंट एप्लीकेशन फैक्टर क्या है कि अल्फा बराबर जो कि 0.97 दिया गया, अल्फा का मान इतना दिया गया है करंट एप्लीकेशन फैक्टर बेस का। इफ द मीटर करंट इज इतना मिली एम्पियर, द वैल्यू ऑफ द बेस करंट आईबी का मान पूछ रहा है। तो आईबी का मान क्या होता है? अल्फा बराबर जो होता है आईसी अपॉन आईबी होता है। अल्फा बराबर जो होता है आईसी अपॉन आईबी होता है। तो यहाँ पर देखिएगा अल्फा का मान दिया गया है और आईसी का मान भी जो कि 1 मिली एम्पियर दिया गया है ना, आई का मान जो दिया गया है 1 मिली एम्पियर दिया गया है। तो यहाँ पे अल्फा का मान पुट कर देंगे तो आई का मान दिया गया, तो यहाँ पर आईसी का मान निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो कि आगे इसमें है, लगता है कि नहीं, देखते हैं आगे। अगला पेज को यहाँ डिनोट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पूछ रहा था, क्वेश्चन नंबर ज़्यादा आ गया। थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं इसको। देखिएगा यहाँ पे जो कोई इसी तरह से है, जो कि देखिए अल्फा बराबर आई सी अपॉन आई होता है, आई सी अपॉन आई होता है। तो आई सी का मान यहाँ से निकाल देंगे। तो पूछ क्या रहा था? वैल्यू ऑफ द बेस करेंट, आई बी का मान पूछ रहा है। तो लास्ट में आई बी का जो कि फॉर्मूला देखिए लगाया है, आई बी बराबर आई माइनस आई सी लगाया है और आई बराबर आई बी प्लस आई सी हो जाएगा। देखिए पहले इसको एक बना देते हैं फिगर, उसके बाद समझने में मजा आएगा। यहाँ पे देखिए जो कह रहा था क्या है कि कॉमन बेस है, बेस यहाँ पर कॉमन है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इमीटर हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? कलेक्टर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो कि करंट बराबर फार्मूला दिया है उसको देखते हैं। यहाँ पर जो कि दिया है गया है आई बराबर आई ई बराबर जो हो गया आई बी प्लस आई सी हो जाएगा। देखिए कि इनपुट करंट यहाँ से जा रहा है तो आउटपुट आई वन आई टू इधर जाएगा, तो इस तरह से हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग जो है सो आई का मान जो दिया गया है आई बी का मान निकाल लेंगे। आई ई क्या है? आई किस किस चीज़ का मान दिया गया था? आई का मान दिया गया था, आई का मान दिया गया था। यहाँ से आई सी का मान जो है यहाँ से आईसी का मान निकाल लेंगे, यहाँ से आईसी का मान निकाल लेंगे तो आईबी का मान यहाँ घटा करके निकाल सकते हैं। तो देखिए इसमें क्या कर दिया है यहाँ से आईसी का मान निकालिए, आईसी का मान जो हो गया 0.97 मिली एम्पियर हो गया आईसी का मान। यहाँ पर आई बराबर जो हो गया आई बी प्लस आई सी हो गया, तो यहाँ पर से जो है आई बी का मान आई माइनस आई सी हो गया, तो घटा कर 0.03 एम्पियर। कहने का मतलब बेस करंट बहुत कम होता है चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर जो कि 10 में। बहुत मच्छर है यार। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि एक कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, बेस क्या है? कॉमन है बस। द अल्फा ऑफ द ट्रांजिस्टर दिया गया है, बेस का मान 0.99 दिया गया है। तो कलेक्टर करंट 1 मिली एम्पियर दिया गया है। कलेक्टर टू बेस करंट विद द इमीटर ओपन इज इतना माइक्रो एम्पियर दिया गया है।
जो कि दिया गया है, एंड द कलेक्टर एंड बेस के बीच जो कि करंट जो हो रहा है 1 माइक्रो एम्पियर का कंडक्शन हो रहा है। द वैल्यू ऑफ द बेस करंट आईबी का मान पूछ रहा है। अल्फा का मान दिया गया है, कलेक्टर करंट दिया गया है, कलेक्टर टू बेस करंट दिया गया है। देखिए यहाँ पे इस तरह से फिगर में समझिए, यहाँ पे दिया गया है बी अल्फा का मान दिया गया है। अल्फा जो हो गया, अल्फा बराबर जो हो जाता है आई सी अपॉन आई हो जाता है इस तरह से। तो अल्फा का मान दिया गया है और आई सी का मान दिया गया, तो यहाँ से आई का मान निकल, देखिए सॉल्यूशन में देखते हैं सीधा। सी ऑप्शन सही हो रहा है, 9 माइक्रो एम्पियर जो आ रहा है। क्वेश्चन में जो कि अल्फा का मान इतना दिया गया, आईसीबीओ का मान दिया गया। आईसीबीओ का मतलब देखिए यहाँ पे समझते हैं, बहुत स्टूडेंट का इसी में दिक्कत होता है। आईसीबीओ क्या होता है, मतलब कि कॉमन बेस तो है, कलेक्टर करंट यहाँ है, तो कहने का मतलब आईसीबीओ का मतलब कि जो कि आई सी से लेकर बी तक करंट का कंडक्शन हो रहा है इस तरह से, उसका मान दिया गया है 1 माइक्रो एम्पियर। इसका मान दिया गया है 1 माइक्रो एम्पियर। जो कि ये सर्किट है टोटल कलेक्टर और बेस के बीच में जो कि करंट का कंडक्शन हो रहा है, उसको कितना है 1 माइक्रो एम्पियर दिया गया है। ठीक है, तो कह रहा है आईसी का मान तो 1 मिली एम्पियर दिया गया है। तो यहाँ पर फार्मूला होता है, देखिए सीधा, आईसी कलेक्टर करंट जो कि निकालना है। कलेक्टर करंट कहने का मतलब कि ये वाला करंट जो निकालना है, कलेक्टर करंट निकालने के लिए एक फार्मूला होता है जो कि यहाँ पे लगाया गया है, आईसी बराबर बीटा इंटू आई बी। बीटा इंटू आई बी, देखिए स्टूडेंट जाना नहीं, बस यहाँ पर देखिए एक बार लगा कर केसीएल देखते हैं निकलता है करंट या नहीं निकलता है। केसीएल पे, केसीएल पे करंट निकाल के देखते हैं। देखिएगा यहाँ पे जो कि क्या है, यहाँ पे बेस है, यहाँ पे कलेक्टर है, यहाँ पे मीटर है, इस तरह से है। तो देखिएगा जो कि अगर कलेक्टर करंट बराबर बोल रहा है, इसको बदले तो ई बराबर जो कि यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ पे जो कि है हम अलग से कहते हैं कि आई हो गया, इधर आई वन हो गया, इधर आई वन हो गया, और इधर जो हो गया आई टू हो गया। तो यहाँ पर ये आई टू का मान जो आई वन बराबर जो हो रहा है क्या हो जाएगा, पहले तो इक्वेशन यहाँ पे लिखते हैं सीधा हम। आई बराबर जो हो जाएगा आई वन प्लस आई टू हो जाएगा। अगर यहाँ पे आई वन का मान निकालेंगे तो आई माइनस आई टू हो जाएगा। देखिए इस पर देखते हैं कि वो फार्मूला सेट करता है कि नहीं करता है, क्योंकि आधा से ज़्यादा प्रॉब्लम यहीं पे होता है। तो देखिएगा आई जो मान है, आई किसको बोलेंगे, आई बराबर जो कि आई जो यहाँ से जाएगा, तो आई के मान जो कि बीटा इंटू आई बी हो जाता है। बीटा इंटू आई बी कर दिए, मतलब कि इनपुट करंट टोटल करंट का मान हो गया बीटा इंटू आई बी, जो ये आ गया, जो कि आ गया इमीटर करंट, यहाँ पे आ गया। इसके बाद 1 प्लस बीटा इंटू आई सी बी ओ कर दिए। इसको क्या किए, तो आई टू का मान किए। आई टू करने का मतलब कि जो कि बेस करंट था उसका जो कि करंट को लिख रहे हैं। तो आई सी बी ओ जो कि हो गया 1 प्लस बीटा इंटू आई सी बी ओ। यहीं पे कंफ्यूजन होता है, इसका फार्मूला को याद रखिएगा तो डायरेक्ट बन जाएगा। तो ज़्यादा नहीं इधर उधर डाइवर्ट होते हैं, और सीधा फार्मूला को क्या बोलते हैं, आई सी बराबर जो हो गया बीटा इंटू आई बी प्लस 1 प्लस बीटा इंटू आई सी बी होता है। तो इसको याद करके सीधा फार्मूला में पुट कर देंगे, बीटा के मान जो होता है पुट कर देंगे, और आई सी 1 प्लस बीटा जो कि हो जाएगा यहाँ से पुट करेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा इस तरह से क्वेश्चन तो बहुत टफ हो जाएगा। ईएसी में पूछा है, ईएसी का सवाल इस तरह से पूछता है। तो डायरेक्ट यहाँ पे देखिएगा सी का मान जो हो गया 9 माइक्रो एम्पियर हो गया। यहाँ तक देखे थे, बीटा का मान पुट कर दिया, 1 प्लस बीटा का मान पुट करके आईसीबीओ पुट किया। यहाँ पे जो है सो निकाल दिया, कहाँ पे आईबी का मान जो निकाल दिया कितना, 0.9 माइक्रो एम्पियर निकाल दिया। तो थोड़ा सा ऊपर लेवल का क्वेश्चन है, और आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 कर, इन द बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर द करंट गेन ऑफ द कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन। कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन कहने का मतलब कि बीटा। तो बीटा का मान क्या होगा, बीटा बराबर हो जाएगा आई बी जो कि आई सी अपॉन हो जाएगा आई बी हो जाएगा। तो आई सी अपॉन आई बी कहाँ सी पर है, तो कॉमन बेस जो कि बीटा बराबर यही होता है
तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। फॉर द लो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ बीजेटी द एम्पलीफायर मैक्सिमम गेन कब करेगा, मैक्सिमम गेन कब होगा? तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर दीजिएगा। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर? क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन जो कि सी है, आर ई बराबर 0 हो जाएगा तो मैक्सिमम गेन हो जाएगा। इमीटर जो रेजिस्टेंस जो हो जाता है कौन सा है? लो फ्रीक्वेंसी बीजेटी एम्पलीफायर मैक्सिमम गेन कब होगा? आर ई का मान 0 होगा तो क्या होगा? मैक्सिमम हो जाएगा। सी का जो हो जाएगा, एक कॉमन इमीटर को एम्पलीफायर, एम्पलीफायर क्या है? कॉमन इमीटर है, इमीटर कॉमन है। एम्पलीफायर इन द जनरल will be the including three couple capacitor play the important role in the low frequency response of the system. These capacitor are input and output coupling capacitor होता है। आउटपुट में भी कपलिंग कैपेसिटर किया जाता है, या इनपुट इसी को कहते हैं, अलग एक और ट्रांजिस्टर लगा देते हैं इसमें। तो इसी तरह से होता है कैपेसिटर एंड द इमीटर बाईपास। मैक्सिमम गेन कब होगा? जब रेजिस्टेंस आर ई का मान 0 होगा, कॉमन इमीटर होगा, और इसका जो रेजिस्टेंस का मान होगा, आर का मान जो 0 होगा, तो मैक्सिमम गेन होगा। इस यही देखना था इसमें। तो आर ई का मान 0 होगा तो मैक्सिमम गेन होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में चलते हैं। 13 का क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 13 में क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है कि छोटा छोटा क्वेश्चन को ध्यान दीजिए, उसी तरह से पूछता है। जैसे देखिए यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन पूछने वाला है। करंट गेन ऑफ द ट्रांजिस्टर कॉमन बेस है। करंट गेन दिया गया है जी कि 0.99 है। उसके बाद कह रहा है व्हाट विल द करंट गेन ऑफ द कॉमन कलेक्टर का मान बोल रहा है। कॉमन कलेक्टर मतलब गामा का मान पूछ रहा है। तो देखिएगा अल्फा बीटा गामा का रिलेशन, जो कि अल्फा बराबर होता है बीटा बटा 1 प्लस बीटा, नहीं, हाँ 1 प्लस बीटा होता है। तो ये एक इक्वेशन यहाँ से ये हो गया। दूसरा इक्वेशन जो होता है बीटा बराबर जो होता है अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा होता है। तो दूसरा इक्वेशन ये आ गया। और तीसरा जो कि गामा का इक्वेशन दिया गया है, गामा बराबर जो होता है, गामा बराबर 1 प्लस बीटा होता है। ये तीनों इक्वेशन को याद रखिए तो बन जाएगा। देखिए तीसरा इक्वेशन ये हो गया। तो ये हो गया पहला, अल्फा बराबर बीटा बटा 1 प्लस बीटा, बीटा बराबर 1 बटा 1 माइनस अल्फा, और गामा बराबर 1 प्लस बीटा हो जाता है। तो यहाँ से हम लोग निकालने के लिए बोल रहा था। अब देखिए बीटा का मान जो दिया गया है, तो यहाँ बीटा निकाल रहे हैं, तो अल्फा का मान दिया गया था तो पुट कर दिए, तो बीटा का मान देखिए 99 आ गया। अब बीटा का मान ज़्यादा होता है, बीटा का मान ज़्यादा होता है, अल्फा का मान कम होता है। तो 99 आ गया। तो कह रहा है करंट गेन ऑफ द कॉमन कलेक्टर, तो कॉमन कलेक्टर गामा कह रहा है, तो 1 प्लस बीटा, तो 1 प्लस 99 कर दिए तो लगभग 100 आ गया। इसका डिस्कशन यही निकलता है कि जो अल्फा का मान होता है सबसे कम होता है। इसको ऑर्डर में कह रहे हैं, अल्फा का जो मान होता है सबसे कम होता है, उसके बाद बीटा होता है, उसके बाद गामा होता है। तो इक्वेशन सबसे ज़्यादा कम अल्फा होता है, उसके बाद बीटा होता है, अल्फा होता है, उसके बाद बीटा होता है, उसके बाद गामा होता है, 3। तो ये वाला इक्वेशन हमेशा पूछते रहता है, तो ध्यान में रखिएगा पावर ग्रिड का। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है कि द रिलेशन बिटवीन द अल्फा एंड बीटा फैक्टर फॉर द ट्रांजिस्टर डिफाइन एज। तो अल्फा बीटा में क्या होता है? तो अरे तो बीटा बराबर अल्फा बटा 1 माइनस अल्फा होता है। ये सही है, ऑप्शन नंबर यही सही है, जो कि ये इक्वेशन पूछ रहा है। तो इसको सॉल्व करके यहाँ पर निकाला है, तो ज़्यादा इसको नहीं देखेंगे और आगे चलेंगे। आगे चलते हैं तीसरा पेज में।
क्वेश्चन नंबर 16 में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है यहाँ पे। देखिएगा यहाँ ऑप्शन दिखेगा और ऊपर क्वेश्चन है, तो देखिए कह रहा है व्हेन द कॉमन कलेक्टर when the collector junction in the transistor is based in reverse bias direction and the emitter junction is forward bias direction, the transistor said to be, क्या कहेंगे? तो कहेंगे उसको एक्टिव रीजन में। तो हमेशा देखिए इस तरह से ट्रांजिस्टर बनता है। तो यहाँ पर कुछ भी रहे कॉमन, तो यहाँ पर जो कि कलेक्टर रहता है हमेशा जो कि रिवर्स वॉइस में रहता है। रिवर्स वॉइस कहने का मतलब कि इस तरह से निगेटिव इधर पॉजिटिव इधर रहता है, और इधर जो होता है ये हमेशा फॉरवर्ड वॉइस में होता है। तो ये फॉरवर्ड वॉइस में होता है, तो इस तरह से कंडक्शन होता है। थोड़ा सा ये नहीं होगा, इस तरह से यहाँ नहीं होगा, पॉजिटिव निगेटिव होगा। तो यहाँ पे जो हो जाएगा ये बेस कॉमन हो जाता है, ये इमीटर या कलेक्टर कुछ भी हो जाएगा। तो ये रिवर्स वॉइस होता है, ये फॉरवर्ड वॉइस होता है, तो यही एक्टिव रीजन कहलाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर जो कि इसमें और डिस्कशन किया है, इसको देखते हैं क्या क्या बता रहा है इसमें। पहला कह रहा है कि जो मोड कॉमन इमीटर है, इमीटर कॉमन है, इमीटर और बेस है, और कलेक्टर और बेस है, और एप्लीकेशन का यूज है। देखिए इमीटर और बेस वो बोल रहा है जंक्शन को, ऑन कलेक्टर और बेस को जंक्शन को बोल रहा है, कलेक्टर और बेस का जंक्शन और इमीटर और बेस का जंक्शन दूसरी तरह का होता है। तो एक्टिव रीजन में कब होगा, जबकि इमीटर और जो बेस हो जाएगा फॉरवर्ड वाइस रहेगा, और बेस और कलेक्टर जो हो जाएगा बेस और कलेक्टर रिवर्स वाइस रहेगा, तो क्या होगा, एक्टिव रीजन में होगा। और इसी तरह से कट ऑफ रीजन में कब होगा, जब बेस और इमीटर, देखिए यहाँ पे बेस और इमीटर, बेस ये हो गया और इमीटर हो गया, ये रिवर्स वाइस रहेगा। रिवर्स वाइस कहने का मतलब ऐसे रहेगा, और ये जो होगा फॉरवर्ड वाइस क्या है, ये भी रिवर्स वाइस रहेगा, ये भी रिवर्स वाइस रहेगा। तो क्या होगा, कट ऑफ रीजन में रहेगा, मतलब कि वर्क नहीं करेगा ट्रांजिस्टर। आगे चलते हैं, तीसरा सेचुरेशन मोड क्या कहलाता है। जैसे इस तरह से ट्रांजिस्टर हो गया, जो कि ये जो है जो कि फॉरवर्ड बाइस हो गया, ये फॉरवर्ड बाइस लगा दिए, और ये जो है सो ये भी फॉरवर्ड बाइस हो गया। तो ये क्या हो गया, सेचुरेशन मोड हो गया, मतलब कंडक्शन मिली एम्पियर में होगा, मिली एम्पियर में बहुत कम मात्रा में कंडक्ट करेगा। तो ये सेचुरेशन रीजन, दोनों फॉरवर्ड तो सेचुरेशन, एक फॉरवर्ड एक एक्टिव तो एक्टिव रीजन, और दोनों रिवर्स बाइस तो क्या हो जाएगा, कट ऑफ रीजन। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है द एरबिक स्मॉल मॉडल इज एप्लीकेबल, एरबी स्मॉल मॉडल कहाँ पे यूज किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा बाईपोलर ट्रांजेक्शन में हो गया। देखिए कहाँ से क्वेश्चन पूछ देता है, एसएससी में पूछा है। एरबी स्मॉल मॉडल क्या होता है, जानते भी नहीं है। तो तीन देखिए ऑप्शन नंबर ए होता है, जो कि थ्योरी कह रहा है एरबी स्मॉल मॉडल इज द वन ऑफ द क्लास मॉडल वीजेटी स्मॉल सिग्नल को स्टडी करने के लिए किया जाता है। दिस मॉडल इज बेस्ड ऑन द इंटर इंटरएक्टिंग डायोड जंक्शन, इंटरएक्टिंग डायोड जंक्शन को कहा जाता है। इज एप्लीकेबल टू बाई ट्रांजिस्टर ऑपरेटिंग मोड, ऑपरेटिंग मोड में ही इसका यूज किया जाता है। इट इज एन आइडियल मॉड्यूल ऑफ बीजेटी, बीजेटी का आइडियल मॉड्यूल है दैट कैन बी यूज इन द फॉरवर्ड और रिवर्स बाई एक्शन, दोनों कंडीशन में ये वर्क करता है। एरबिस मॉडल फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों में वर्क करता है, और विल ऑपरेट एज विल बोथ द सेचुरेशन एंड कट ऑफ रीजन। क्या है सेचुरेशन और कट ऑफ रीजन में, क्या है, अरबिक मॉडल जो कि वर्क करता है। तो अलग अलग क्वेश्चन होता है, कहीं कहीं जो समझ नहीं सकते वो भी पूछ देता है। तो यहाँ पे देखिए ये हो गया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में, पीएनपी ट्रांजिस्टर हैव द मेजोरिटी कैरियर, तो हॉल ज़्यादा रखिएगा इसमें, क्योंकि पी में जो होता है कि इलेक्ट्रॉन का मात्रा कम होता है, मेजोरिटी चार्ज कैरियर जो होता है हॉल होता है, तो वो हो जाएगा। 18 में कह रहा है कि देखिए 18 में कह रहा है, 18 का क्वेश्चन कह रहा है, तो फॉर द ट्रांजिस्टर बीटा बराबर इतना दिया गया है, तो वी सी ई का मान पूछ रहा है। तो इसको बढ़िया से आराम से बनाते हैं, क्योंकि इस तरह से क्वेश्चन पूछते रहता है। वी सी ई कहने का मतलब जो कि देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि आई बी बराबर जो हो जाएगा, बीटा कहने का मतलब कि कॉमन बेस है, कॉमन इमीटर है, ये ट्रांजिस्टर क्या है, कॉमन इमीटर है।
तो बेस करंट जो हो जाएगा, इनपुट करंट होगा IB जो हो गया बेस इनपुट करंट बराबर हो गया IE, जो कि I अपॉन 1 प्लस बीटा हो जाएगा। तो ये इक्वेशन जो है सो VBI देखते रहिएगा, इसमें जो कि I का मान दिया गया, बीटा का मान इतना हो जाएगा। तो यहाँ से IB का मान निकालिए, IB का मान निकालिए तो देखिएगा आइयो रामा रामा कटी गयो। देखिए यहाँ से IC का मान जो कि निकाल रहा है, IC बराबर बीटा बराबर IC अपॉन IB हो जाता है। तो यहाँ पे IC का मान ये निकाल लिया, इस तरह से कर दिया। तो VB का हो जाएगा इस तरह से इक्वेशन। ये वाला क्वेश्चन हमेशा छूटता है हमसे, इसको सोल्व बढ़िया से करेंगे। तो इतना ही आज के लिए, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। इसी का आगे पार्ट जो रहेगा 18 के बाद का क्वेश्चन रहेगा। तो धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। न्यू स्टूडेंट होंगे, इतना वीडियो देख रहे होंगे तो हमें पता है कि आप तैयारी कर रहे हैं बहुत सीरियस रूप से, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, इतना मेहनत कर रहे हैं तो। और महामैराथन में जुड़े रहे, अपने तैयारी करते रहें। तो अब जो है सो लास्ट जो कि पीरियड था, लास्ट पीरियड था, तो सुबह जो कि मॉर्निंग में हो जाएगा, मॉर्निंग में जो हो जाएगा जो कि सेट सॉल्यूशन होगा, सेट सॉल्यूशन होगा। उसके बाद जो कि होगा स्टैटिक जीके हो जाएगा, करंट हो जाएगा, और हिस्ट्री का एक चैप्टर लिया जाता है तो हिस्ट्री हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा फिर से इसी तरह से वॉल्यूम 2 का सॉल्यूशन होगा। और अपना तैयारी को रेगुलर बनाए रखें। पावर ग्रिड का एग्ज़ाम 24 नवंबर को है, और 22 नवंबर को जो है सो बार्क का है। धन्यवाद, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।